नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पर एक लेसन में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। तो क्या होते हैं बाल अधिकार और उनको किस तरह से संरक्षण दिया गया है, तो इन पे हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो, सबसे पहले बाल अधिकार क्या होता है। बाल अधिकार बालक और बालिकाओं, ठीक है, बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार, सारे अधिकार जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कब स्वीकार किए गए। प्रश्न आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किए गए, तो ध्यान रखना 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा। अधिवेशन, अब बाल अधिकार ये नहीं पूछेगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब स्वीकार किए, तो 20 नवंबर 1989 को। तो ये डेट मोस्ट है, तो ये डेट आप ज़रूर से याद रख लेना। आगे हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने कब सहमति प्रदान की इसके बारे में, तो ध्यान रखना 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को सहमति प्रदान की इसके बारे में। और अब तक 196 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी अपनी सहमति दिखाई है। लेकिन अभी तक अमेरिका ने इस पर सहमति नहीं दिखाई है, ध्यान रखना। आप कहीं ऐसे सोचो, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अमेरिका, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और कभी कभी हमारे दिमाग में रह जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आने की वजह से अमेरिका इसमें शामिल हो गया होगा। तो अमेरिका ने अब तक इस पर सहमति नहीं दिखाई है, ध्यान रखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पे ये वाला बनता है कि भारत सरकार ने कब, तो भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को बोला। इसके बाद दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है 20 नवंबर 1989। तो ये दो डेट है जो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं कि बालकों के कौन कौन से अधिकार स्वीकार किए गए, उनकी बात करते हैं। देखो, आगे हम बात कर रहे हैं कि जो बालक है उससे संबंधित 4 प्रकार के अधिकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 जीने का अधिकार, 2 विकास का अधिकार, 3 संरक्षण का अधिकार, और नंबर 4 भागीदारी का अधिकार। तो इस तरह से 4 प्रकार के अधिकार है, जीने का, विकास का, संरक्षण का और भागीदारी का अधिकार। अब किसके अंदर क्या आता है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही बनता है कि कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। और फिर आपको ये प्रकारों के नाम याद रख लेने, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एक प्रकार को ही बदल दे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से 4 प्रकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ये 4 प्रकार याद में रखने। आगे हम एक एक की डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जीने के अधिकार में क्या क्या आएगा, वैसे इतने डीपली नहीं पूछता, पर अगर पूछ ले तो फिर क्या आ सकता है। देखो, जीने के अधिकार में जन्म के पूर्व ही प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों, गर्भावस्था से, क्योंकि अगर हमको ये अधिकार नहीं होगा तो तभी तो बैन है कि भाई किसी बच्चे को आप मार नहीं सकते, नहीं तो गर्भावस्था में उसको मार दे तो केस बन जाता है। कारण क्या है, क्योंकि जन्म के पूर्व ही अधिकार हम पे लागू हो जाता है। उस बच्चे को दुनिया में आने का अधिकार है, जो पेट में आ गया, गर्भ में आ गया, उसको दुनिया में आने का अधिकार है। न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति का अधिकार है, ठीक है, उस बच्चे को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। बच्चों को भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र मिलने चाहिए, आवास, ये सब पाने का वो क्या रखते हैं, वो अधिकार रखते हैं। और सम्मान के साथ जीने का भी उनको अधिकार है। तो ये सारे जो अधिकार है ये सब आपके आएंगे जीने के अधिकार में। आगे दूसरे नंबर पे बात करते हैं विकास का अधिकार। विकास के अधिकार में आपके आ जाएंगे भावनात्मक विकास, ठीक है। भावनात्मक विकास में आपके आ जाएगा कि जो अभिभावक है, संरक्षक है, या समाज या विद्यालय या सरकार, वो क्या करें, जिसको हम कहते हैं ना कि उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करे, मतलब उनके भावनात्मक देखभाल करे। माता पिता है तो उनकी देखभाल करे। अगर माता पिता उनको भावनात्मक रूप से टॉर्चर करते हैं, इट मीन्स उनको सज़ा का प्रावधान हो सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं मानसिक विकास की। तो ये भी इनके क्या कहते हैं विकास के अधिकार में, क्योंकि बालक का शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। तो उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मानसिक विकास कर सके, और इसके लिए मानसिक विकास के लिए उचित शिक्षा, मानसिक विकास के लिए उचित शिक्षा पाने का अधिकार रखते हैं। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास के लिए जैसे मनोरंजन हो गया, ठीक है, मनोरंजन हो गया, खेलकूद हो गया, व्यायामशाला हो गई, तो ये भी वो अधिकार रखते हैं बालकों को। आगे हम बात करते हैं संरक्षण का अधिकार। संरक्षण के अधिकार में हमारे आता है शोषण, हिंसा, उत्पीड़न, इन सब से क्या दिया जाना चाहिए, इन सब से
संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो अगर किसी बच्चे के साथ शोषण होता है, हिंसा होती है, उत्पीड़न होता है, तो उसके अधिकारों का हनन माना जाता है और गवर्नमेंट या न्यायालय उसको क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। फिर विकलांग बच्चों को विशेष संरक्षण। विकलांग बच्चों के साथ अगर कोई गलत बात होती है तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो विकलांग है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी क्या करें? हेल्प करें, रक्षा करें। फिर है प्राकृतिक आपदा से संरक्षण। प्राकृतिक आपदा आती है तो लिखा हुआ है कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले बच्चों को बचाया जाएगा। ठीक है, अगर आप जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं, जहाज़ डूबने वाला है, तो सबसे पहले बच्चों को बचाया जाएगा, क्योंकि वो भावी संतति है, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में महिलाओं को बचाया जाएगा, वृद्धों को बचाया जाएगा, और उसके बाद में फिर जवान नौ पुरुष जो होते हैं, पुरुषों का नंबर सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले बच्चों को प्राकृतिक आपदा कोई भी है तो उससे संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, सबसे पहले बच्चों को बचाया जाएगा। तो कभी अगर आप इस तरह से कोई क्रम पूछ ले तो ध्यान रखना, सबसे पहले बच्चों को बचाया जाएगा, महिलाओं को बचाया जाएगा, फिर वृद्धों को, और फिर उसके बाद में पुरुषों का नंबर आखिरी में आएगा। आगे हम बात करते हैं भागीदारी का अधिकार। तो इसमें भागीदारी के अधिकार से संबंधित आपके ये है कि बालकों से कोई मुद्दा अगर प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, यानी या तो बालकों से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होना चाहिए, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। फिर या आयु स्तर के अनुसार भी क्या बने, विभिन्न स्तर बने हुए। तो विभिन्न स्तर, अलग अलग आयु स्तर, जैसे आप जानते हो शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, तो उस अनुसार जो बच्चे हैं तो उनके अलग अलग स्तर बने हुए। तो सबसे मेन तो है कि आपको ये जो 4 अधिकार है, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण और भागीदारी का, तो इनको याद रखना है। यहाँ से हमारे प्रश्न बनेगा तो ये 4 अधिकार आपको दे दिए जाएंगे, एक अधिकार बदल दिया जाएगा। तो आपको ये 4 आते तो आप आसानी से कर लोगे। आगे और क्या इसमें इम्पोर्टेंट बात है तो हम उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने अधिकार दिए। अब अधिकार दिए, क्यों दिए अधिकार? क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों के जो हनन हो रहा होगा, ठीक है, बच्चों के साथ कुछ अन्याय हो रहा होगा, कुछ असमानता बरती जा रही होगी, भेदभाव हो रहा होगा, इसलिए हमको बच्चों को अधिकार देने पड़े। तो हम उनकी भी चर्चा करते हैं। आगे देखो, हम बात कर रहे हैं बाल अधिकार की, बाल अधिकार हनन की, कि बालकों के अधिकार का हनन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे जो बात आती है वो आती है कन्या भ्रूण हत्या। सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रही है वो चल रही है कन्या भ्रूण हत्या। भाई बाल विवाह भी आता है, लेकिन बाल विवाह में ये मानो कि चलो उसकी उम्र कम होती है ना, लेकिन ये तो बिल्कुल ही छोटी बच्ची गर्भ में होती है और उसकी हत्या कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है, क्यों कर रहे हैं और होता क्या है। तो कन्या भ्रूण हत्या आप सब जानते हो, फिर भी बालिकाओं को जन्म से पूर्व ही उनको क्या करते हैं, गर्भ में ही ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, कारण क्या है इसके, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्यों मार दिया जाता है। तो नंबर 1, समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता। ठीक है, समाज में रूढ़िवादिता व्याप्त है कि भैया हमको तो लड़का चाहिए, लड़का हमारा वंश का नाम करेगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, तो उसको मार दिया जाता है। तो ये रूढ़िवादिता है। फिर है अपरिपक्व मानसिकता। अपरिपक्व मानसिकता रही है कि अपरिपक्व मानसिकता का मतलब है कि भाई समाज में जो है वो इस तरह की मानसिकता रही है कि जो लड़का है वो नाम आगे बढ़ाएगा, या फिर जो पुरुष है अगर उसके बेटा होता है यानी वो मर्द है, तो इस तरह की अलग अलग तरह की मानसिकता रही है लोगों में। तो इस वजह से भी लोग बाग क्या करते हैं कि जो कन्या है उसको मार देते हैं। ठीक है, कि इतने का भरण पोषण कैसे करेंगे। फिर है पुत्र मोह की इच्छा। ये भी माना गया है कि बुजुर्ग लोग, या कई बार ऐसा भी रहता है जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं कि भैया हमारा जो पिंडदान कौन करेगा, तो उस हिसाब से भी वो क्या रखते हैं, पुत्र मोह की इच्छा रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि समाज शिक्षित होता जा रहा है और वो इन सारी कुरीतियों से, इन सारी बातों से ऊपर उठता जा रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ने ये जो होता था इसको रोकने के लिए क्या किया, इसको रोकने के लिए कानून बनवाया, PC एंड PNDT। ये आप ध्यान रखना, ये है 1994, ठीक है, 1994 में बनाए। और ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसको आप याद कर लेना, पूछ लेंगे वहाँ कौन सा एक्ट है। तो PC एंड PNDT कब बना, 1994 में बना। तो किससे संबंधित है, या तो यूँ आ जाएगा कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कौन सा एक्ट बना, तो आपको ये पूछ लेगा, या ये दे करके फिर नीचे दे देंगे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, ये एक्ट है। फिर गवर्नमेंट ने एक योजना भी चलाई है। क्या योजना चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि कई बार ये भी रहता है कि भाई हम बेटियों को
पहले शिक्षित नहीं करते थे, लेकिन आजकल लोग बाग सब समझदार हो गए या शिक्षित हो गए, तो वो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रहे, उन पे खूब पैसा भी खर्च कर रहे। ठीक है, तो हमको ये चीज़ यहाँ से समझनी है, यहाँ से हमारे पर्सन बहुत अच्छा सा बन सकता है। देखो आगे हम बात कर रहे हैं बाल विवाह की। बाल विवाह क्या होता है, आप सब जानते हो कि कम उम्र में जो विवाह हो जाता है उसे हम बाल विवाह कहते हैं, है ना। 18 वर्ष से कम उम्र में, अब कम उम्र का मतलब है 18 वर्ष, 18 वर्ष से अगर कम उम्र में शादी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाल विवाह कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुरानी सामाजिक कुरीति है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाल विवाह क्या है, तो ध्यान रखना सामाजिक कुरीति है। ठीक है, फिर कारण क्या है इसका, भाई क्यों कर दी जाती है बाल विवाह, तो पहला कारण है समुचित शिक्षा का अभाव। जो माता पिता होते हैं या जो समाज के लोग हैं तो वो शिक्षित नहीं होते, उनको जैसा कहा जाता है या उनकी एक सोच बन जाती है सभी की कि भाई जब लड़की है उसको अगले घर जाना है तो फिर उसको शिक्षित मतलब बाल विवाह कर दिया जाए। ठीक है, हम बैठा के क्यों खिलाएंगे, हम उसको दूसरे घर भेजेंगे जिस घर की है। दूसरा जन चेतना का अभाव। ठीक है, लोगों में ये है ही नहीं कि बाल विवाह कर देने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हमारी बेटी की मृत्यु तक हो सकती है वो, क्योंकि जब बाल विवाह कर दिया जाएगा तो जल्दी गर्भवती हो जाएगी तो उस केस में क्या है कि मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। बच्चे को जन्म देते समय शिशु भी मर सकता है और जो माता है उसके जीवन को भी खतरा रहता है। फिर अगला है बाल विवाह के कारण शिक्षा का हनन। जब माता पिता बेटी की विवाह कर देते, बालिका का विवाह कर देते, अब जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि भैया घर का कामकाज कौन करेगा, तू पढ़ने जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है कि उसकी शिक्षा का जो अधिकार है उसका हनन हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इस पे बैन लगाया गया और जो रोकथाम लगाई गई बाल विवाह अधिनियम 2006 के द्वारा। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के द्वारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ प्रश्न बनता है वो यही बनता है, रोकथाम के बारे में पूछ लेता है कि किस अधिनियम के तहत बाल विवाहों को रोका जाता है या बाल विवाह किस तरह की कुरीति है, तो ये तो आप बता ही दोगे सामाजिक है। तो ये याद रखना, बाल विवाह प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, निषेध करना, रोकना, उस पर रोक लगाना। तो बाल विवाह रोकना यानी प्रतिषेध अधिनियम, डेट ये सन याद रखना 2006, माना 2004 भी दे दे, 6 भी दे दे, 10 भी दे दे, तो आपको 2006 याद में होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है उसका। आगे देखो हम बात कर रहे हैं बाल श्रम के बारे में। क्या होता है बाल श्रम, तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको जोखिम भरे कार्यों में लगा देना या शिक्षा प्राप्त करने के बजाय चाय की दुकानों पर, कारखानों पर, घरों में, ढाबों पे, ईंट के भट्टों में, खानों में या खेतों में काम में लगा देना। ठीक है, उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का अधिकार है। तो जब उनको अधिकार है तो फिर उनको इन कार्यों में क्यों लगाया जा रहा है, उनका बचपन बेकार क्यों किया जा रहा है, इतने कठिन कार्यों में क्यों लगाया जा रहा है। बचपन तो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने, अपने भावी जीवन को सुधारने के लिए होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये किया कि जो 14 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अभी वर्तमान में निःशुल्क शिक्षा कर रखी है। ठीक है, तो ये सारा इसलिए ही कर रखा है ताकि बच्चों को काम पे नहीं भेजा जाए। घर वाले कह देते भाई हमारे पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने निःशुल्क शिक्षा कर रखी है कि बच्चों को आप भेजो, यहीं पे उनको अल्पाहार भी मिलेगा और उसी के साथ उनको क्या कहते हैं पढ़ाया भी जाएगा। फिर है संविधान के जो अनुच्छेद 24 है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बाल श्रम निषेध का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 24 है, 24 है, आर्टिकल 24, वो भी बाल श्रम का क्या करता है, वो भी बाल श्रम का निषेध करता है, बेगार का निषेध करता है। बाल श्रम अधिनियम, तो रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बाल श्रम अधिनियम 1986 पारित किया या जारी किया। तो ये चीज़ें जो आपको यहाँ से याद में रखनी है। आगे हम बात करते हैं बाल यौन हिंसा के बारे में। फिर देखो अगला है हमारा बाल यौन हिंसा। क्या होती है बाल यौन हिंसा, तो देखो बाल यानी 18 वर्ष, ये ध्यान रखना। जब बाल विवाह 18 वर्ष से कम है तो बाल जहाँ आ जाए वो 18 वर्ष से कम है, तो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो यौन हिंसा होती है वो इसमें आती है। रोकथाम के लिए क्या है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, मोस्ट है, इसको आप याद कर लेना कि लैंगिक अपराधों से संबंधित या लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण देने हेतु, तो संरक्षण अधिनियम, तो लैंगिक अपराध आ गए क्योंकि यौन हिंसा लैंगिक अपराधों में आती है। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 2012।
ठीक है, 2012। और इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं पॉक्सो एक्ट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है पॉक्सो एक्ट का संबंध है, तो याद रखना बाल यौन हिंसा से। फिर एक और प्रावधान है, वो क्या है कि 12 वर्ष तक की आयु की बच्ची से अगर दुष्कर्म करता हुआ कोई पाया गया या अपराधी पाया गया तो दुष्कर्म करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान है। 12 वर्ष से कम बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म किया तो उसको क्या दे दिया जाएगा, उसका जो अगर वास्तव में वो पाया गया इस तरह का है ना, तो फिर उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान बनाया गया। तो इस तरह से ये हुई बाल यौन हिंसा। आगे हम बात करते हैं बाल तस्करी के बारे में कि क्या होती है बाल तस्करी। आगे हम बात कर रहे हैं बाल तस्करी की। क्या होती है बाल तस्करी? बाल श्रम, यौन हिंसा, अन्य प्रयोजनों के लिए पैसे दे करके, भेला फुसला कर, डरा धमका कर, भाई भेला फुसला कर भी ले जाते हैं बच्चों को कि भाई आपके मामा जी से मिलाने ले जा रहे हैं, उनसे मिला रहे हैं, उनका फ़ोन आया, या डरा धमका कर कि आपके माता पिता को ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई बहन को मार देंगे। शक्तियों का दुरुपयोग करके या अपहरण करके, किडनैपिंग करके बालक या बालिकाओं की क्या की जाती है, तस्करी की जाती है। ठीक है, क्यों? ताकि उनसे क्या है, भीख मंगवाई जा सके या कोई इस तरह का अन्य जो जोखिम भरा काम है वो करवाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये ध्यान रखना कि बाल तस्करी में ये सारी चीज़ें आती है और इनके रोकथाम के लिए दंडात्मक कानून बने हुए, आईपीसी की अलग अलग धारा है। तो यहाँ से हमको वो नहीं पूछेगा, तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाल तस्करी भी एक क्या है, बाल तस्करी भी एक बालकों के अधिकारों का हनन होता है इसमें। फिर इनके जो सुधार हेतु जो राज्य सरकार है, वहाँ कौन कौन सी संस्थाएं, क्योंकि हम राजस्थान का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। देखो आगे, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण। अब बालकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए और पुनर्वास के लिए बाल अधिकारिता विभाग, तो यह आपको दे सकता है कि बाल अधिकारिता विभाग क्या काम करता है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण करता है और पुनर्वास करता है। उनके साथ अगर कोई हनन हुआ है तो उसके लिए क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य बालकों के बाल अधिकार और बच्चों के संरक्षण से संबंधित योजनाएं बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, नीतियाँ बनाता है, अधिनियम बनाता है और उनके प्रभावी कार्यक्रम को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विभाग कौन सा है, बाल अधिकारिता विभाग। वहाँ बाल अधिकार विभाग दे दे तो बाल अधिकारिता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखना और इसका उद्देश्य भी ध्यान में रखना। इनके लिए योजना बनाता है और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश और सब जारी करता है। कौन कौन से आयोग है उनकी हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राजस्थान में ये कब गठित हुआ, तो ध्यान रखना 23 फरवरी 2010 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कब बना, तो 23 फरवरी 2010 को। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इनके अध्यक्ष पे। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष आप जानते हो, अगर आप आज पढ़ रहे हो तो आज के अध्यक्ष आएंगे, और अगर माना आप 5 साल बाद पढ़ रहे हो तो 5 साल बाद अध्यक्ष चेंज हो चुके होंगे, 4 साल बाद बदल चुके होंगे, है ना। इसलिए मैं अध्यक्ष आप पे छोड़ रहा हूँ। आप जब भी ये वीडियो देखो तो आप इसके अध्यक्ष को देखना, नहीं मिले गूगल पे तलाशना और मुझे कमेंट में बताना, ताकि आप लेटेस्ट जानकारी से अपडेट हो सको। ठीक है, इसलिए अध्यक्ष आप मुझे कमेंट करके बताना कि इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। आगे बात करते हैं इसके कार्यों की। तो कार्य है, एक तो ये बाल अधिकारों के हनन की जांच और सुनवाई करना। कोई आता है तो उसकी जांच करना और सुनवाई करना, ये इनका काम है। दूसरा है इनसे संबंधित, बालकों से संबंधित जो योजनाएं बनी हैं उनका क्रियान्वयन करवाना और निगरानी करना और समीक्षा करना कि वास्तव में वो लागू हो रही है या नहीं हो रही। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो RTA, ठीक है, RTE 2009 है वो, और पॉक्सो एक्ट जो यौन अपराध से संबंधित है 2012, इन दोनों की जिम्मेदारी भी बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है राज्य का, उसको सौंपी गई है सरकार के द्वारा कि आप इनका भी ध्यान रखिए। ये भी बालकों के अधिकारों से संबंधित है, तो इनका भी क्रियान्वयन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो ये राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य, ये इसका गठन है। और तो कार्य पे भी प्रश्न बनते हैं, गठन पे भी बनता है और अध्यक्ष पे भी बनता है। तो अध्यक्ष आप मुझे कमेंट करके बताना। देखो आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। तो वहाँ हमने पढ़ा था वो आयोग था, वो एक होता है और ये संरक्षण समिति है। 2013 से प्रत्येक पंचायत स्तर पर इसको लागू किया गया है। उससे पहले शाखाएं थी इसकी जिला स्तर पर,
जिला बाल संरक्षण, अब जिला में केवल जिला आ जाएगा, बाल संरक्षण इकाई। ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक स्तरीय और बाल संरक्षण इकाई। ग्राम पंचायत स्तर पे आ जाएगा ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति। तो हर स्तर पे हमने क्या बनाई है, हर स्तर पे हमने समिति बनाई है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य एक ही रहेगा। बाल संरक्षण का मतलब है बालकों को संरक्षण प्रदान करना, उसके लिए उनमें जागरूकता लाना, बालकों में उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको मिटाना, है ना। और क्या कहते हैं, जो उनसे संबंधित जो योजनाएं उनको क्रियान्वयन करवाना। आगे हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर की। ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। देखो आगे हम बात करें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो 20 ज़िलों में, कितने ज़िलों में लागू किया गया, 20 ज़िलों में 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा, ठीक है। निःशुल्क है और आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में हम ही कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री टेलीफोन सेवा, ये टोल फ्री सेवा है। नंबर क्या है, 1098। तो आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा यही जाता है, नंबर पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना 1098, ठीक है। वैसे आप जानते हो कि पुलिस का नंबर क्या होता है, तो 100, ठीक है। पुलिस को कॉल करने के लिए हम इमरजेंसी नंबर क्या डायल करते हैं, 100। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1098। किन की हेल्प करेगा, कठिनाई में घिरे पीड़ित। आप किसी ऐसी कठिनाई में घिर गए, पीड़ित अवस्था में, उपेक्षित, आपको घर परिवार वालों ने बाहर निकाल दिया कोई छोटे बच्चे को, या आपने देखा कि भाई हमारे पड़ोस में ऐसा कोई हादसा हो गया। लावारिस बच्चे जिनके माता पिता नहीं है या माता पिता ख़त्म हो गए कोई ऐसी बीमारी में। देख रेख और संरक्षण की ज़रूरत वाले जो बच्चे होते हैं, या जिनको लोग बाग कभी कभी मतलब जन्म देने के बाद में ऐसे हम देखते हैं कि कूड़े में पटक गए, झाड़ियों में पटक गए, मंदिर के बाहर पटक गए, तो हम 1098 पे कॉल करके उन बच्चों को यहाँ पहुँचा सकते हैं। ये आपातकालीन सेवाएं बिल्कुल फ्री होती है। तो ये नंबर पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, या ये नंबर दे के पूछ ले कि ये किसका नंबर है, तो आप ध्यान रखना चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है ये 1098। तो बाल अधिकारों से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण पर्सन बन सकते थे, उन सब की हमने यहाँ पे चर्चा की है। ये सारा हमारे राजस्थान से संबंधित था, है ना। एक पर्सन और हम देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, अगर हमसे वहाँ पूछ ले, ये सारे राज्य स्तर की बात थी। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात पूछ ले कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कब बना, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं, अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पूछ ले तो याद रखना 5 मार्च 2007 को बना था, ठीक है। अगर आप सेंटर का कोई ऐसा पेपर दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहाँ अक्सर इस तरह का अगर ये टॉपिक है तो ये वाला पर्सन पूछा जाएगा। लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, तो वहाँ आपके ये बनेगा राजस्थान गवर्नमेंट में कि राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग कब बना। तो पहले भी बता चुके, वापस बता रहा हूँ, 23 फरवरी 2010 को बना। तो आपके लिए तो ये वाली डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई केंद्र सरकार का पेपर दे रहे हो तो वहाँ ये डेट पूछी जा सकती है, लेकिन वैसे ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही याद कर लो, बेहतर है। पर राजस्थान के लिए तो ये याद रखना 23 फरवरी 2010 को। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो मैंने आपको कहा है कि आपको कमेंट करके बताना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनके अध्यक्ष कौन है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।